नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जा रखा हूँ। मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आनंद। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मेरे साथ हैं राजमंगल जी, जो लोटस म्यूज़िक के मैनेजर भी हैं, और इनसे कुछ खास बातें करेंगे क्योंकि इनका जो पास्ट इन म्यूज़िक कंपनी का जो जुड़ाव है वो सारी चीज़ें, और इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा देखा जाए तो हमेशा कहीं किसी ना किसी चैनल पे हमेशा इंटरव्यू इनका आता रहता है। तो आज हम भी इंटरव्यू ले रहे हैं, जानते हैं क्या कुछ खास निकल सकता है इनसे। नमस्कार राजमंगल जी। नमस्कार। विचार आपका न्यूज़ चैनल जो है सभी दर्शकों को और आपके सब्सक्राइबर लोगों को दिल से मेरा प्रणाम, लोटस म्यूजिक कंपनी की तरफ से और आपके प्यारे राजमंगल की तरफ से। क्या बात है। राजमंगल जी, देखा जाए तो आपका पहले आप ये बताइए कहाँ से हैं आप? देखिए, मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो रहा है, मतलब मेरे माता पिता जहाँ के रहने वाले वो बिहार से हैं, मोतिहारी जिला से। लेकिन मेरा जो पैदाइश जन्मभूमि जो है वो हिमाचल प्रदेश है। मेरा एजुकेशन, बर्थ, सब कुछ मेरा हिमाचल से है और हम लोग अभी भी हिमाचल में ही सेटल हैं। हिमाचल प्रदेश, यानी पूरी फैमिली अभी हिमाचल में सेटल है। वाह, क्या बात है। ये कब लगा कि म्यूज़िक फील्ड में होना चाहिए? अमूमन देखा जाए तो बिहार के लोग 90% पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनको मन करता है कि यार कुछ गवर्नमेंट जॉब किया जाए, और इस लाइन में आने से पहले पेरेंट्स भी रोकते हैं कि फैमिली की, हाँ यार नहीं आना, नहीं जाना, ये वो कहते हैं। तो आपकी फैमिली कैसे एग्री हो गई कि हाँ ये करना चाहिए, आपको करना है? क्योंकि बखूबी बहुत सारे लोगों का मैं इंटरव्यू लेता हूँ और बहुत सारे लोग ये कहते हैं मुझे कि जी ओके, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार फैमिली सपोर्ट नहीं करी। बहुत सारे लड़के जब आते हैं स्टूडियो में इंटरव्यू लेता हूँ तब, तो आपकी फैमिली कैसे आना हुआ इंडस्ट्री में? बहुत बढ़िया एक कहानी है, फिल्मी कहानी है मेरी लाइफ की। मैं वही जानना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहूँगा दर्शकों को कि बहुत सारा मनोरंजन भरा है मेरी लाइफ और रोमांच आएगा सुन के। अगर कहानी जो जानना चाह रहे तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा वीडियोस को, क्योंकि हो सकता है मेरी लाइफ से आप लोगों को कुछ सीखने को मिले इस लाइन में आने के बाद। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मैं घर से इकलौता हूँ, भाई बहन के साथ नहीं है, और मैं घर जैसे कि इकलौता हूँ तो घर परिवार का लाडला रहा हूँ हमेशा। और इतने मतलब कि हम बैकग्राउंड मेरा जो है इतना अमीर भी नहीं था। पिताजी एक सुपरवाइजर थे हिमाचल प्रदेश में फैक्ट्री के अंदर, तो उनकी सर्विस थी और वहाँ पर वो सेटल हो गए थे। तो कहीं ना कहीं पिताजी की लाइफ को देख के मुझे लगा कि कुछ मुझे इनसे ज़्यादा करना है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये दुनिया जो है मुझे सर आँखों पर बैठा करके, जैसे मेरे माँ बाप बैठा कर रखते हैं, ताकि मेरी वजह से मेरे माता पिता को भी एक रिस्पेक्ट मिले मार्केट में, समाज में, और वो लोग भी उनके जहन में भी आया कि हमारा एक बेटा है तो कुछ किया इसने। तो मैंने शुरू में सोचा कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। तो आर्मी के ट्रेनिंग पर भी गए थे, मेरे क्लासमेट भी गए थे। मैं डोगरा रेजिमेंट में था हिमाचल की तरफ से। हालांकि मैं जैसे इकलौता हूँ तो माँ को गांव वालों ने भड़का दिया, हिमाचल वालों ने कि इकलौता लड़का है, पुलिया नहीं चलते रहते, क्यों फौज में भेज रहे हो? तो वो डर गई और पिताजी को उन्होंने प्रताड़ित किया, तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि नहीं बेटा, इस नौकरी को छोड़ दे। फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि वैसे मैं फिल्मों का देखने का शौक था मुझे, मैं गोविंदा जी के, अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा फैन था और बहुत सारी फिल्में देखता था। तो मुझे लगा कि फिल्म से बढ़िया कोई लाइफ नहीं है इस लाइन में आना। तो मैंने सोचा कि इस लाइन में एंट्री कैसे करूं। तो शुरू में पहले ऐड उड़ आता था अखबारों में। तो स्कूल में मैं 10वीं में होगा आई थिंक उस समय, 8वीं या 10वीं क्लास में। तो अखबारों में ऐड देखा तो दूरदर्शन जलंधर का ऐड निकला हुआ था। तो वहाँ पर गया तो इंटरव्यू तो मेरा सब कुछ सिलेक्शन हो गया, लेकिन उन्होंने भी मेरे से 5,000 रुपये की डिमांड की। तो ये करप्शन का जो शुरू से आता चल रहा है। हाँ, बखूबी देखा जाए तो अमूमन हर लड़का कहता है कि मुझे इस कंपनी ने लूट लिया, मुझे उस लोगों ने लूट लिया, मुझे उस इंसान ने लूट लिया। तो ये शुरू से चलता आ रहा है। शुरू से चलता रहा है, या कहने का मतलब ये एक बिजनेस है। उनका ये धंधा है भाई, हमारा इसी तरह से कमाना खाना है। तो मुझे नहीं लगता कहीं से गलत है। अगर कोई कंपनी पैसा लगा के ऑफिस खोल रहा है ये सब, कोई लगता नहीं गलत है। लेकिन उसके बाद, हालांकि मैं तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूँ लाइफ से, शॉर्ट में सुनाना चाहता हूँ कि मुझे एक्टिंग का और क्रिएटिविटी करने का, डायरेक्शन का बड़ा शौक था। तो स्कूल में मैं पार्टिसिपेट वगैरह करता रहता था। इससे पहले की बात बता रहा हूँ। तो गाँव में होती थी रामलीला, और रामलीला में मैं चाहता था कि मुझे पार्टिसिपेट करूं, मुझे कुछ छोटा मोटा रोल मिल जाए, मंत्री का, सैनिक का, लेकिन मुझे नहीं देते थे लोग। तो घर से रामलीला से पहले रिहर्सल होती थी, तो एक महीने पहले तो मैं जाकर रिहर्सल वगैरह देखता था, और मैं चाहता था कि मुझे कोई खड़ा करे कि हाँ बेटा तुम ये काम करो, लेकिन कास्ट करे अपने रामलीला। लेकिन किसी ने नहीं किया। 3 साल तक लगातार देखता रहा। तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं, ऐसे करता रहूँगा तो ऐसे ही चलता रहेगा, मुझे कोई कास्ट नहीं करेगा। लेकिन वो 3 साल जो मैंने समय दिया था रिहर्सल में, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि मुझे रामायण की जो किताब है जो राम के लिए थी, पूरा जीवानी याद हो गया था। बात है। तो मैंने अपने क्लासमेट से, जितने भी मेरे दोस्त थे, उनसे मैंने कहा कि इस साल की रामलीला हम लोग करेंगे। तो वो लोग सब इग्नोर करने लगे, रामलीला करना आसान है क्या, कैसे करेंगे?
तो मैंने कहा नहीं कर लेंगे, तुम लोग तैयार तो हो, मैं बाकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो उसमें से 3 दोस्त मेरे आ गया है, चलो ठीक है करते हैं। तो बड़ी रामलीला हमारी खत्म हो गई, दशहरा खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा ठीक है हम कर तो रहे हैं, लेकिन कपड़े कहाँ से आएंगे, ताज कहाँ से आएगा, हथियार कहाँ से आएंगे। मैं उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने माँ से 100 रुपये मांगे तो माँ ने दिए नहीं, लेकिन मुझे मालूम तक तकिए के नीचे छिपा कर रखा है उसने। मैंने 100 रुपये निकाल लिया, उसको गोल्डन सिल्वर पेपर ले आकर गत्तों को काट के मुकुट बना दिया, है ना। फिर तलवार वाला सिल्वर पेपर से लगा दिया, ऊँट का पेड़ करके धनुष बनाया, और दुपट्टे जो होते हैं ना, दुपट्टों को लेके धोती बना दी कलरफुल दुपट्टों से, और उसको रख दिया, तो वो ड्रेस गेटअप निकल गया, तैयार हो गया देवताओं की। फिर अब रही बात स्टेज कैसे बनाया, तो स्टेज के लिए 4 बांस खड़े किए, और बांस के पास बेडशीट चादरें होती है वो लगा दिया। तो इतने से अब क्या हुआ कि अब हम लोगों को किसी से मतलब नहीं था कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। चौतरे पर काम स्टार्ट कर दिया, तीनों लड़कों ने मिलकर, और हर दिन में एक वो 3 लोग कौन थे, नाम जानना चाहिए। हाँ, मेरा एक दोस्त पवन था, एक नरेंद्र नाम का लड़का था, आज वो नागालैंड में है। वो देखेंगे तो वो भी खुश होंगे कि ये बचपन की कुछ बातें आपको अभी तक याद है। तो हम लोगों ने ये स्टार्ट किया, तो ठंडी का टाइम था, कुछ बुजुर्ग लोग वहाँ पर आग सेक रहे थे, तो उनको लगा कि लड़के के अंदर कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों को कुछ बताया नहीं, उन लोगों ने 2-3 लोग थे, और हमने पूरा पारंपरिक विधिगत तरीके से उसको आरती उतारना ये सब पूरा किया हम लोगों ने। बच्चे जैसा आपने बचपन से देखा था, हाँ वैसे ही सेम वही किया। तो उनको लगा कि लड़का कुछ कर सकता है। अगले दिन जब मैं स्कूल से 4 बजे छूट के आया, तो मैंने देखा हमारी जगह पर टेंट लगा हुआ है। क्या बात है। और टेंट लगा हुआ, तो मुझे हौसला लगा बड़ा थोड़ा सा। फिर 2-4 बच्चे और गाँव भी जुड़ गए कि राजमंगल मुझे भी काम देना रामलीला में। तो मैंने कहा जाओ, फिर किसी को दशरथ बना दिया, किसी को कैकेई बना दिया, और हाथ स्क्रिप्ट लिखता था, मुझे सीन तो याद थे सारे। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि पर्दे लगे, लाइट लगी। तीसरे दिन जब बड़े रामलीलाओं को पता चली, तो उन लोगों ने बच्चे कुछ कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, तो हमें कुछ इनके लिए करना चाहिए। उन लोगों ने अपने ड्रेसेज मुझे दे दिए, हथियार सब आ गए, और बतौर उन लोगों ने अपना किताब जो था, जो प्रॉन्टिंग वाला स्क्रिप्ट, वो मुझे मिल गया। तो इस तरह से कंटिन्यू हम लोगों ने 10 दिन चलाए। लोग गांव के औरतों ने साथ दिया। तकन पहले दिन, तीसरे दिन हमें 100 रुपये जनरेट हुआ आरती में जो घुमाते थे। तो मेरा तो लागत निकल गया था, जो मम्मी से चुराया था वो आ गया था। उसके बाद से एक बच्चों के अंदर ऐसा जुनून निकला, सर मैं हकीकत बता रहा हूँ, उसके बाद से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट ऊना में, हिमाचल में फेमस हो गया था, और मुझे जिला मजिस्ट्रेट से अवार्ड भी मिला था इसके लिए। और तब से एक आइडियल बन गया कि आज के डेट है, एक ऐतिहासिक तौर पर मनाया जाता है वहाँ पर कि हर बड़ी रामलीला के बाद, दशहरे के बाद, बच्चों की छोटी रामलीला हर गाँव में, हर चौक पर होती है। क्या बात है। ये आपके उस कदम के बाद ये चीज़ें, फिर वहाँ से मुझे लगा, फिर मैंने बताया दूरदर्शन में मैंने जॉब कर रहा हूँ एक्टिंग करने के लिए जो आया था। तो पंजाबी भाषा में मेरा सीरियल था 1-2-3 दूरदर्शन पर, उसमें मुझे 5,000 रुपये देने पड़े थे, 2 किस्तों में दिया। पैसे बहुत थे, 5,000 उस समय बहुत था। ये कब की बात है? ये आई थिंक 1999 के आसपास की बात है। 99-2000 की बात है, आज से 20 साल पहले। है। तो फिर उसके बाद 2-3 साल ऐसे भटकता रहा। फिर गांव में मेरे को मजाक बनाना शुरू कर दिया, तेरी फिल्म कौन सी है, ये क्या है। तो मैंने कहा कि यार क्या करें। फिर किस तरह से दिल्ली का रुख किया, तो दिल्ली में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं स्ट्रगल की जो नहीं टिका। फिर हिमाचल में मैंने सोचा कामयाब होने की कोरियोग्राफी करना चाहिए, तो हिमाचली गानों की कोरियोग्राफी बहुत सारी की मैंने। किसी के प्रोजेक्ट होते थे हिमाचल के लोकल, सुरेश चौहान वगैरह ये होते थे, तो इन लोगों किया। फिर वहाँ से मुझे दिल्ली आने का अपॉर्चुनिटी मिला, क्योंकि फिल्म बन रही थी लड़का बड़े कमाल का, तो वहाँ के दिल्ली की टीम थे। तो वहाँ से दिल्ली आते फिर साउंड रिकॉर्डिस्ट थे जो डायलॉग वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, तो उनका असिस्टेंट बन के मैंने काम किया। लेकिन उसमें ये था कि सर असिस्टेंट के तौर पर मुझे 500 रुपये मिलते थे उस जमाने में, लेकिन मुझे वो पैसे नहीं मिलते थे। यानी कि जो आप काम करते थे उसके पैसे आपको नहीं मिले? मुझे मेरे जो शौक था उसके अकॉर्डिंग वो अपने साथ रखते थे, और मुझे खाने पीने के लिए 2-4 दिन पर 100 रुपये देते थे। तो ब्रेड पकौड़ा खा के मेरी स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इस तरह से मानी घर की 3-4 साल हो गए स्ट्रगल करते, हालत भी खराब हो रही थी। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मैंने गलत रास्ता ट्रैक चुन लिया है। यानी एक पल आया कि जिस पल आपको लगा कि सही में माँ जो कहती थी, फैमिली कहती थी कि ये मत कर, वो गलत किया मैंने। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है नहीं, कुछ घर के लिए करना चाहिए। तो फिर मैंने कुछ वैकेंसीज निकली थी, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया। तो मैंने महिंद्रा कंपनी का MCI बन गया, मैनेजमेंट कंट्रोल पे किया। सैलरी बहुत अच्छी थी, और मुझे ऑल ओवर इंडिया का टूर करना था। इसमें हर डीलरशिप को जाकर विजिट करना होता था, उनका आउटपुट सेल का लेना होता था। अगर सेल नहीं होता है तो सेल कैसे होगा ये मुझे देख कर कहना था। और यकीन कीजिएगा कि अगर 1 महीने में अगर कोई डीलरशिप 4 ट्रैक्टर बेचता है महिंद्रा का, तो मैं एक दिन में गाँव में जाकर 4 ट्रैक्टर बेच के आ जाता था। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था इस जॉब से नहीं था, क्योंकि आपका जो दिशा था वो कुछ और था। तो इस तरह से मैं 2-3 साल काम किया वहाँ पर। फिर मैंने उसको देखे, फिर स्ट्रगल करने आगे पुराने कॉन्टैक्ट्स को लिए। फिर दूरदर्शन में मुझे
कई डायरेक्टर मिले इनके थ्रू, विनोद भैया के थ्रू, जिनका स्क्रीन था मैं, तो उनके साथ रह के फिर मुझे अपना डायरेक्शन प्रूव करने का मौका मिला। एक अमित जी अग्रवाल थे, उन्होंने अपना स्क्रिप्ट दिया कि इसको सारा पेपर वर्क आउट करने के बाद इसको डायरेक्ट कर। तो मुझे वहाँ से हौसला खुला, मैंने एक सीरियल मिताली नाम का सीरियल किया उनके साथ, ठीक है। और इस तरह से दूरदर्शन के बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, स्पेशल फाइनेंशियल दूरदर्शन खत्म हो गया, फिर रुक किया। तो भोजपुरी में अंजन टीवी था, बहुत सारे चैनल थे, उसके लिए जॉब किया। महावीर टीवी था, तो डायरेक्शन का मैंने काम किया। तो कई सारे प्रोजेक्ट किए, कई सारी भोजपुरी फिल्में भी की। ये तो हो गई डायरेक्शन से, वहाँ तो आप दूरदर्शन किए, पर दूरदर्शन से डायरेक्टली कहा जाए तो वो हिंदी इंडस्ट्री में आप हिमाचल में पले बड़े हैं, और हिमाचल से डायरेक्टली भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे आना हो गया अचानक से? हाँ, कहीं ना कहीं जाके इतना सारा काम करने के बाद, इतना प्रोफाइल बनाने के बाद मेरे मन को सेटिस्फेक्शन नहीं आया कि मैं कहीं ना कहीं जिस मुकाम को पाना चाहता हूँ नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे एक ग्रुप की जरूरत थी और एक जगह टिक के काम करने की जरूरत थी। तो इस दरमियान मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स और कंपनियों की, म्यूजिक कंपनियों के लिए काम करूँगा। जो जहाँ भी मैंने काम किया वो कंपनी स्टैब्लिश है, जैसे कि अम्बे म्यूजिक था, TF है स्टार्टिंग में, तो बहुत सचिन जी हैं भैया, नीलम जी, तो बहुत जगह पर मैंने काम किया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था ना, मुकाम नहीं मिल पा रहा था। फिर राकेश भैया से मुलाकात हुई, उनके कुछ शूट चल रहे थे, मेरे एक दोस्त राहुल कैमरामैन था, उनके थ्रू मुलाकात हुई और फिर उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट मुझे डायरेक्शन करने को दे दिए। फिर कुछ दिन मैंने ईमानदारी से डायरेक्शन किया। फिर कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो एक्टर का कीड़ा था वो भी साथ साथ निकलता रहा, मैं गानों में एक्टिंग करने लगता था। तो आई थिंक अब तक मेरे 1000 से ज़्यादा एल्बम होंगे जिसमें मैंने लीड हीरो का काम किया। और इसमें पिया हो परदेश, अवधेश प्रेमी, धनंजय धड़कन, इनसे जितने भी स्टार्टिंग दौर थे सबके डायरेक्शन और हीरो मैं ही बना था उन सब में। क्या बात है। देखा जाए तो RCM म्यूजिक से आपका काफ़ी अच्छा जुड़ाव रहा। एक पल आपने जब भोजपुरी में आपने कदम रखा, तो एक कहा जाए कि राजमंगल मैनेजर के रूप में जाने जाते थे RCM से, और RCM के जो उस वक्त के सिंगर थे, कहा जाता है कि उनको आगे बढ़ाने में राजमंगल जी का, ये सुना है मैंने। इसका भी एक बड़ा बढ़िया कहानी था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास सिंगर नहीं होते थे और मैं RCM में जब जॉब करने लगा भैया के साथ मिलके, तो उस टाइम हम ये नहीं था कि कोई हम लोग एम्प्लॉय हैं या वो मालिक हैं या मैं वो थोड़ा सा चेहरे बोलते हैं वो मालिक हैं या फिर मैं एम्प्लॉय, ऐसा कुछ रिश्ता नहीं था हम लोगों के बीच। भाईचारा एक बहुत प्यार से ट्रीटमेंट से रखते थे वो। लेकिन अब समय बदल गया तो इंसान भी बदल जाता है, मेरे साथ वो भी हुआ है ना। मुझे एहसास उन्होंने दिलवा दिया कि भाई नहीं, अब तुम एम्प्लॉय हो, हाँ ठीक है ना। तो हमारे पास गिनती के मिट्टू मार्शल थे और अवधेश, धनंजय तो अभी बाद में आया, तो अवधेश कभी कभी आता था वहाँ पर। और तो मैं बहुत सारे स्टेबलिश सिंगरों को कॉल करता था कि हाँ हमारी कंपनी में गाना दीजिए, पैसे दे। तो उस टाइम कोई आता भी नहीं था जी, हाँ सब्सक्राइबर छोटा सा था, तो इस तरह से चलता रहा था। लेकिन हम लोगों ने मेहनत करना छोड़ा नहीं, हम अपना गाना करते हैं, रिकॉर्ड करते थे, मिट्टू का गाना रिकॉर्ड करते थे, हम लोग शूटिंग करते थे। पैसे इतने नहीं होते थे कि हम लोग फार्म हाउस में जाकर शूट करते थे, जमुना किनारे जाकर हम लोग शूट करते थे, 1-2 मॉडल लिए, कैमरामैन किया, तो इस तरह से हम लोग शूटिंग किया करते थे। लेकिन बीच में फिर मुझे लगा कि फिर मेरी जो हालत कमजोर हुई घर से, उस टाइम शादी हो गई थी मेरी, तो मुझे लगा कि अब पैसों की जरूरत है। तो मैंने भैया से बोला कि सर मुझे कहीं से ऑफर मिल रहा है, TF से मुझे ऑफर आया, संजय अग्रवाल जी खुद आए थे यहाँ पर मुझे बातचीत करने के लिए। स्टार्टिंग दौर था, TF उन्होंने खरीदा था, तो मुझे पैसों की जरूरत है, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि आप मेरे पास आओ, तुम्हें आप सैलरी नहीं बताऊंगा लेकिन अच्छा सैलरी दिया जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ, सोच नहीं सकता था, रहने के फ्लैट ये सब। तो मैंने भैया से बोला कि ऐसे ऑफर आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर मैं तो इतना पैसा दे नहीं पाऊंगा, कहते बोले आप जा सकते हो। तो मैं वहाँ पर गया, 10 दिन मैंने काम किया। फिर 10 दिन में हमने कुछ मार्केटिंग का ऐसा षड्यंत्र रचा कि पूरी दिल्ली की इंडस्ट्री जो थी TF की तरफ घूम गई, आकर्षित हो गई। और बनारस बलिया में तो 10 दिन में ही सब्सक्राइबर ऐसे भागना शुरू हुआ और नाम एक तरह से हो गया TF कोई कंपनी है। जब उनको लगा कि अब राजमंगल की जरूरत नहीं, मैं खुल के मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के मुझसे कहा कि हम आपकी सैलरी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सॉरी। तो मुझे बड़ा झटका लगा कि अच्छा खासा मैं नौकरी जॉब कर रहा था, आप मुझे वहाँ तोड़ के, मेरा मार्केटिंग स्टंट आपने मुझ पर ही आजमा दिया था। ओके, आपका स्टंट यानी कि वो भस्मासुर वाला। हाँ, तो मुझ पर ही आपने खेल दिया। तो वहीं पर मैंने मैंने कहा 10 दिन का जो मेरा बनता है मुझे दीजिए। और फिर दिमाग खराब हुआ, फिर आया और आने के बाद भैया कॉल किया कि भैया मैंने जाने से पहले भैया को बोल दिया था, राकेश भैया को, कि सर हो सकता है मैं ज़्यादा दिन टिकूँ ना, क्योंकि एक आशंका लग रही थी मुझे। तो कहने लगा कोई बात नहीं, भाप लिया था आपने, भाप लिया था कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो आते ही मैंने फिर कहीं सुन रखा था मैंने, फिर वो सब्सक्राइबर वाला वो जो था, अगर आप भी चाहते हैं, फिर वो मैंने भैया से पूछे ही मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। मनमोहन जी, श्री मनमोहन जी का जो लड़के हैं, जय जी ने उनको रिकॉर्ड किया था।
और लेकर गया तो भैया तो पहले आना का नहीं करने लगे कि ऐसा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है लगा के देखिए। और हाँ, मैंने कॉल भी किया तो भैया ने कहा प्लस पॉइंट है कि उन्होंने कहा था कि नौकरी आप छोड़ के गए थे, मैंने नहीं निकाला था, आप आ जाइए और अपना काम धाम को संभालिए। फिर मुझे मेरी भावनाएं जो ना कंपनी के प्रति बढ़ गई, और बढ़ने के बाद फिर दिन रात यानी छोड़ के ये मान सकते हैं कि राजमंगल जी ने पहले छोड़ा, फिर आरसीएम को फिर पकड़ा मैंने, ठीक है। उनकी यहाँ पर प्लस पॉइंट है। और वहाँ से फिर मैंने ईमानदारी के साथ मैंने वहाँ पर बोल के भी आया था, जहाँ पर TF से जब मैं आता था, मैंने कहा सर 10 दिन अगर आपकी कंपनी बढ़ सकती है, कोई ऐसा क्रेडिट कोई और ले जाए, है ना, तो 10 दिन में मुझे लगता है कि मैं किसी और कंपनी को भी खड़ा कर सकता हूँ। ये मतलब कि भगवान की देना थी, कहती मैं बोल के आया। और यहाँ से जब मैंने काम शुरू किया अगले दिन से, तो मात्र 10 दिन लगे उनके बराबरी करने में। फिर 10 दिन के बाद से वो जब से सब्सक्राइबर वाला बटन आवाज लगा, फिर मार्केट में पहचान बनने लगी, कंपनी की बनने लगी, फिर लोग आकर्षित होने लगे, टीम आने लगी। फिर उस पर हमारे पास रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं होता था, तो मनमोहन जी के पास जाकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कराना, फिर क्लाइंट डील करना, फिर हर तरह का मैनेजमेंट, मतलब चारों तरफ से सारे बाहर मैंने भैया को फ्री कर दिया। सिर्फ भैया उस टाइम एडिटिंग करते थे, हिसाब किताब लेने के लिए और एडिटिंग करने के लिए, अपलोडिंग के लिए 3 डिपार्टमेंट राकेश सर को दे दिया। और उन्होंने फिर मुझे पब्लिक के सामने करके बोला कि फ्रंट से तुम काम करो। तो सारा काम हम 3-4 लोग ही थे, हम लोग करना शुरू किया, और मेहनत का नतीजा फिर आप लोगों के सामने है। बखूबी रियली आरसीएम को आपने जिस तरह आपने बताया, आपने जर्नी जो बताई कि उस वक्त पैसे नहीं हुआ करते थे, आप लोग जमुना के किनारे जाकर मॉडल और कैमरा को जुटाकर जाकर शूट करते थे। उस वक्त मिट्टू मार्शल आपके साथ हुआ करते थे, उनके गाने आप शूट करते थे। वहाँ से लेकर आज आरसीएम एक भोजपुरी का एक स्तंभ कहा जाए, एल्बम के इंडस्ट्री में एक बड़ा स्तंभ है कि आरसीएम को आप लोगों ने पहुँचा है। मेरी शुरू से सोच रही है सर कि मैं जिस कंपनी का खा रहा हूँ ना, तो मैं कहने का तो 2 रुपये अगर मुझे मिल जाता, अगर मैं 3 रुपये उसको कमा के नहीं दूंगा तो मुझे 2 रुपये कहाँ से देगा। तो मैं जिस भी कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, बड़े मेहनत और ईमानदारी से जुड़ा हूँ, और अपना ईमानदारी को प्रूव करते जाऊँगा, उसका रिजल्ट सामने से आता है। कभी मेरे मन में द्वेष नहीं, भावना नहीं होती, किसी के प्रति छल कपट वाली भावना नहीं होती। लोग मेरे साथ हमेशा गलत करते आए। पिछले का 6 महीने के दौर मेरे साथ बहुत बुरा गुजरा हुआ है ना। तो सब कुछ इंडस्ट्री या राजनीति चलती है, लेकिन कभी राजमंगल जी को ऐसा लगा कि यार शायद मुझे दुख हो रहा है अंदर से, कभी टूटे राजमंगल की, यार लगा कि यार इतने लोगों ने मेरे साथ ये सब किया, मैं इतना कुछ किया, इतना करने के बाद थोड़ा सा एक कभी मायूसी वाला माहौल कभी आया? कभी मैं अपना आइडियल खुद हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ, मार्केट दुनिया में ऑब्जर्व करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, और मुझे दुख होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर ने अगर जिस मुकाम पर मुझे बैठाया है, तो वो मुझे अपना काम करना है। जैसे कि मंदिर में अगर पुजारी को बैठाया है, तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिक स्थिति खराब होती है, घर पे परेशानियाँ होती है, लेकिन उसका कर्म है पूजा करना, भगवान का ख्याल रखना, फिर भक्त का ख्याल रखना। तो मैं अपने आप को वैसा समझ लेता हूँ कि हाँ, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, कहीं से मैं टूट जा रहा हूँ, लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन मेरा जो काम है मैं करता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि दुनिया एक तरह से मतलबी है। आप देखिए, मतलब के लिए कोई इंसान मुझसे जुड़ता है, और मेरी सोच है कि अगर आप जिस मकसद से मुझसे जुड़े हैं तो आपका फायदा होना चाहिए, ठीक है। और फायदा नहीं होगा तो मेरे से जुड़ने का फायदा नहीं है। जी। तो बस इसी बेस पर मैं काम करता हूँ। आपने सही कहा कि कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि मैं टूट जाता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ, डिप्रेशन में चला जाता हूँ। लेकिन देखिए, कोई सपोर्ट करने वाला मेरा नहीं है आज तक, और ना किसी ने किया है। जो भी है बस जनता का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है। और जितने बच्चे हैं जो दूर दूर से मुझे देख के, आज मैंने आरसीएम छोड़ दिया है, तो भी लौटा पटना रहता हूँ तो लोग मुझे पटना में ढूंढते हुए पहुँच जाते हैं। दिल्ली में हूँ तो पटना, बिहार से, मैं नाम नेपाल से, बंगाल से, कोलकाता से, और मैथिली क्षेत्र जितने, वहाँ से लोग पटना ना जाके मेरे पास दिल्ली आ जाते हैं। ये लड़का मेरे पास सामने मध्य प्रदेश से आया हुआ है सर, और ये मुझे ही देख के, मेरा नाम सुन के या मेरे से आकर्षित होकर आए। तो मेरा भी यही फर्ज होता है, जो मेरे से बदौलत आप लोग आए हो, तो मैं आप लोगों का पूरा ख्याल रखूँ, ट्रीटमेंट का ध्यान दूँ, जितना मेरे से हो पाएगा आप लोगों के लिए करूँ। लेकिन कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्त, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, सहायता मैं जरूर करता हूँ लोगों की इस लाइन में, नए सिंगरों की। लेकिन कुछ लोग मेरा हेल्प का मतलब निकल जाते हैं कि पैसे से मदद करूँगा, तो सॉरी, मैं क्लियर करता हूँ, पैसे से मैं मदद नहीं करता हूँ। पैसे तो आप ही कहोगे, लगाना तो आप ही को पड़ेगा, लेकिन हजारों लाखों जो सिंगर होते हैं, उन लाखों सिंगरों में से आपको कैसे निकालना है, कैसे लेके चलना है, और कैसे आपको पकाना है। जैसे कि मिट्टी को ईंट के भट्टे में 6 महीने पकाने के बाद ईंट निकलता है तो उसका रेट लगता है, वैसा आपको बनाना है, हीरा बनाना, जो भी आप समझ ले, वो काम मैं कर सकता हूँ। यानी आपकी बारीकियों को सुधारना इनका काम है, आपके पीछे पैसा लगाना नहीं। आपकी अगर चीज़ें आपके अंदर जो अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने का एक जरिया, वो सीढ़ी, वो बता सकते हैं, बाकी पैसा नहीं लगा सकते, ये कहना है। हाँ, कुछ लोग उम्मीद कर लेते हैं। हाँ, लेकिन हाँ देखिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है और मुझे लगता है कि आप आगे जा सकते हैं, तो उसको प्रूव करने के लिए भी एक साल चाहिए। क्योंकि अभी मेरे साथ रिसेंटली में 2-3 केस ऐसे हो गए हैं जिन लोगों की मैंने मदद की थी,
उन लोगों ने ही मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेल दिया। अब मैं नाम जाहिर नहीं करना चाहूँगा, मेरे साथ ऐसा षड्यंत्र रचा गया था कि जिससे मैं इंडस्ट्री में बदनाम हो जाऊँ, या जो मेरे पर भरोसा करे उनका भरोसा टूट जाए, जो आज तक मेरा रिकॉर्ड ही नहीं रहा है। लेकिन मेरा किस्मत अच्छा था या मेरे कर्म अच्छे थे कि उनका प्लान जो था फेल हो गया। प्लान फेल हो गया। आरसीएम से लेकर आज लोटस में आप मैनेजर हैं, तो वहाँ से और यहाँ का क्या माजरा है बताइए। देखिए, कोई भी थोड़ा सा साइलेंट कर दें मोबाइल। कोई भी कंपनी है, जाहिर सी बात है स्टाफ रखती है, एम्प्लॉय रखती है, तो जाहिर सी बात है एक बिजनेस है जी। और हर कंपनी चाहती है कि मेरा बिजनेस ग्रोथ करे, आगे बढ़े, और इसमें सबसे बड़ा भूमिका जो निभाता है वो स्टाफ निभाता है। तो मैं सारी कंपनियों की तरफ से यही कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी कंपनी ग्रोथ चाहते हैं, स्टैब्लिश होना चाहते हैं, तो अकेले तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक छत बन सकते हैं तो पिलर आपके स्टाफ एम्प्लॉयज होंगे। तो आपके एम्प्लॉयज अच्छे हों, सच्चे हों, ईमानदार हों, मेहनती हों, तो आपकी कंपनी आगे जरूर जाएगी। और इनमें से एक भी पिलर कमजोर होता है वो आगे नहीं जा पाएगी। लेकिन उसके लिए आपको भी मजबूत बन के रहना पड़ेगा, आपको अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं से वो टूटे ना, कहीं से वो मतलब बिखरे ना। ओके राजमंगल जी, जैसे आपने अपनी लाइफ की सारी स्टोरी बताई और म्यूज़िक में आपका कैसे आगमन हुआ, और जैसे आपने शुरुआत किया दूरदर्शन से, आपने डायरेक्शन कैसे किया, आपने रामलीला कैसे की, सारी चीज़ें आपने बारीकी से बताई। लोटस म्यूज़िक में आज हम बैठे हैं, यहाँ पे सिंगरों के लिए खास क्या है? देखिए, मेरी तो प्लानिंग बहुत सारी है, लेकिन मैंने सिंगरों के लिए खास यही है कि जैसा कि मैंने पिछली कंपनी चला रहा था, हर सिंगर का एक सपना होता है, उम्मीद होता है कि मैं स्टार बनूं, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे कि कक्षा में हर बच्चा चाहता है कि मैं फर्स्ट आऊं, टॉप रैंक रहे, लेकिन जो उसमें हुनर, जिसके पास हुनर होती है, टैलेंटेड होता है, और जो उसने मेहनत किया है एक साल पूरे, तो वो जरूर अव्वल आता है। ठीक है, तो यही कहानी ये है कि मैं भी एक स्कूल की तरह कंपनी चला रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, सारे बच्चों पर मेरा पूरा प्रॉपर ध्यान रहता है। ठीक है, लेकिन रिजल्ट तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद ही आता है, जब आप पूरी तरह से पढ़ लिख के पक जाते हो, या मेरे गुणों को आप ऑब्जर्व कर लेते हो, या मेरे मार्गदर्शन में आप चलते हो, तो उसका रिजल्ट आता ही है। यानी आप जिस तरह कहते हैं उस तरह चलते हो तो उसका रिजल्ट जरूर आता है। जरूर आता है। चलिए, थैंक यू फॉर यू राजमंगल जी, आपने अपना कीमती समय, बहुमूल्य समय दिया। और जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे भटक रहे हैं, देखिए मार्केट है, हर किसी का सपना है। मेरे पास ऐसे केस बहुत आते हैं, रोना गिड़गिड़ाना, गरीब हैं, तो जिस सब पहली बात तो कहीं जाकर रोना गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने हुनर पर भरोसा रखना है। आपको लगता है कि जो म्यूजिक कंपनी बेस्ट है, या फिर उसके साथ जुड़ के आपको कामयाबी मिल सकती है, तो उस कंपनी के साथ जुड़िए, उसके साथ काम कीजिए। लेकिन ये उम्मीद मत कीजिए कि कंपनी वाला स्टार्टिंग में आपके ऊपर पैसा लगाएगा, पैसा तो आप ही को लगाना पड़ेगा, मेहनत आप ही की होगी। आपकी मेहनत में 4 चांद लगाने का काम कंपनी वाला करता है, और कंपनी वाला जो भी आपको अच्छा लगे, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास आइए, मेरे पास आएंगे तो रिजल्ट तो पूरा सबके सामने दिखता है। हर चैनल पर आपने मेरी इंटरव्यू देखे होंगे, मेरी बातों को सुना होगा। मेरे पास आएंगे, अपना पैसा लगाते हैं, मुझे आपके पैसे की कदर है, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप पैसा लगा रहे तो उसका रिजल्ट मिले। लेकिन उसके लिए आपको सहन शक्ति रखनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, वो क्या कहते हैं, पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, धैर्य से आपको हर काम को करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मार्गदर्शन में काम करना पड़ेगा। उतावलेपन से फलाना क्या कह रहा है, गाना रिलीज नहीं हुआ है, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। बस आप लोग शौक पूरा कर सकते हैं। और दूसरी बात, खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, बड़े बड़े जितने स्टार हैं, रितेश जी हैं, इनका म्यूजिक 4000 5000 का नहीं बनता। और मार्केट में जो लोग 2000 3000 में म्यूजिक बनाते हैं सर, वो सिर्फ आपके सपने को, यानी कि आपके ख्वाहिश को पूरा करते हैं। उसको आप सुन के संतुष्ट हो सकते हैं, यूट्यूब पे किसी चैनल पर देख के संतुष्ट हो सकते हैं अपना ऑडियो वीडियो, लेकिन मार्केट में नहीं चलेगा। इसलिए क्योंकि जो चीज़ जितनी अच्छी आप बनाएंगे, मार्केट में देंगे, उतना ही लोग उससे आकर्षित होंगे। क्योंकि हमारी जो जनता जनार्दन है, जो लाखों की म्यूजिक सुनती है, उतना बेवकूफ़ नहीं है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रही है वो, कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन किसका म्यूजिक अच्छा है, किसका वीडियो अच्छा है। तो इन सब चीज़ों में पैसा खर्चा होता है। और एक आदमी को बनाने के लिए कंपनी के कम से कम पूरा स्टाफ 30 35 40 लोगों का स्टाफ होता है, पूरा लोग मेहनत करता है सालों तक, जाके एक सिंगर बनता है। उसमें सारे लोग इंक्लूडेड हैं कंपनी का, मैं ही मेहनत नहीं करता हूँ, मेरे टीम मेरे गाइडेंस में, जैसे कि एक साथ मिलकर एक सिंगर को फोकस करती है, फॉलो करती है, तब जाके वो सिंगर मार्केट में आता है। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है कि कोई भी काम कीजिए, शौक पूरा करना है तो 2000 2500 रुपये वाला काम कीजिए, आप लोग संतुष्ट रहिए, लेकिन कहीं भटकिए मत।
अगर शौक पूरा नहीं करना है और बाकी इस लाइन में कुछ करना है तो चीज़ तो अच्छी एक बनाइए, लेकिन अच्छी बनाइए, पैसा लगा के बनाइए, ताकि एक ही चीज़ गर्दा उखाड़ दे मार्केट में। चलिए, थैंक यू फॉर यू मंगल जी, क्या आपने कीमती समय दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी विचार आपका मुझे बहुत अच्छा लगा चैनल ठीक है। और आप सभी दर्शकों को दिल से मेरा प्रणाम। लोटस म्यूजिक कंपनी राजमंगल सदैव आप लोगों की सेवा में तत्पर है। और आज से मेरे से जुड़े हैं विचार, तो विचार के साथ मैं हमेशा बना रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगा, आप लोग कॉल करके सलाह ले सकते हैं। और काम करना है, जुड़ना है तो मेरे पास डायरेक्टली आ सकते हैं। मैं तो साथ दे सकता हूँ, दूसरों की गारंटी नहीं ले सकता। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ लोटस म्यूजिक के मैनेजर राजमंगल जी। राजमंगल जी अपनी लाइफ की जुड़ी हुई सारी बातें हम लोग को बताएं और ऐसे लोगों से आपको मिलवाता रहेगा। विचार आपका बने रहिए। नमस्कार।